Good morning, student. I am Niketan Kumar, your business teacher. Today I will teach you the second chapter, Principles of Management. इसका फ्लो चार्ट मैंने आपको भेज दिया था। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था फ्लो चार्ट में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें कौन कौन से बातें पढ़नी है, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस चैप्टर को लेके, तो वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PAL कर देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करने के बाद आप उसके नेचर्स के बारे में बताएंगे। नेचर का मतलब वही फीचर्स हैं। फीचर्स को आप बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या उसका नेचर है, कैसे पता करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये। या फिर उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फर्दर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा और चैप्टर में क्या क्या शामिल है। प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और जनरल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन सबसे पहले ये बनेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल ट्रूथ दैट हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more सेट्स ऑफ वेरिएबल अंडर गिवन सर्कमस्टेंस। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी। क्या लिखेंगे हम इसको, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो आप इसको अपने किसी भी डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप। तो एक डेफिनेशन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बाकी आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर लेना, कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी डेफिनेशन याद कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर क्या होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ। क्या होते हैं ये, फंडामेंटल ट्रूथ। क्या होते हैं ये, फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। और क्या होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी। ओके, तो ये आप तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी। एज ए नोट्स भी आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने मीनिंग लिखा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आपको पता लग गया, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता लग गया कि मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ये जनरल गाइडलाइन भी है। और भी करके मैं इसको लिख सकता हूँ, और करके आपको क्या लिखना है इसको, जनरल गाइडलाइंस के अलावा। और ये तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन किसी ऑथर ने दी है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं, या फिर अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप इसको क्या बताएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइन। क्या है ये, गाइडलाइन, आर गाइडलाइन। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये गाइडलाइन होती है। किसके लिए गाइडलाइन है, एक्शन के लिए, टू एक्शन जो भी आप काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए है। वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्शन हम कब करते हैं, जब कोई वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस को आपने पढ़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं उस दौरान हम जो भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइन फॉलो की जाती हैं उन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है ना, फंक्शन आपको पता ही है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स करते क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स हेल्प, किसकी हेल्प कर रहे हैं, मैनेजर की। किसकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प मैनेजर्स, हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजन, टू टेक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं मैनेजर की। while performing मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शन पता है ना आपको, यस। तो मैनेजमेंट फंक्शन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब हम इन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उस समय हमारी ये गाइडलाइन हमें हेल्पफुल होती है डिसीजन लेने में मैं किसी मैनेजर को, इसीलिए इसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी, या फिर आप बताएंगे आर द गाइडलाइन टू एक्शन वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आप बता सकते हैं प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन वाइल परफॉर्मिंग मैनेजमेंट फंक्शन जो आपको पता ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इनमें से कोई सा एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग हमने पढ़ लिया अच्छे से, हमें समझ में आ गया कि मीनिंग क्या है, जनरल गाइडलाइन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो है नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के नेचर कैसा होता है। तो मैं आपको नेचर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। सो यू कैन सी हियर दीज आर द 7 नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। नंबर 1 यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नंबर 2 जनरल गाइडलाइन, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट लिखा है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल्स रातों रात नहीं बन गए, इनको हमने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार से बनाया हुआ है। प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इनमें लचक होती है, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको हम बदल सकते हैं। और कैसे होते हैं ये, मेनली बिहेवियरल होते हैं, बिहेवियरल इन नेचर होते हैं। एंड कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। एंड कंटिंजेंट, लास्ट पॉइंट फाइनली कंटिंजेंट। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेबल ईच एंड एवरी, जैसे कि आपने परवेसी में पढ़ा था, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं शॉर्ट में लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, तो आप समझ लेना। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आपको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तब भी आपको प्रिंसिपल्स को यूज करना पड़ेगा। तो इसका नेचर कैसा हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है। ऑलराइट, ओके। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जनरल गाइडलाइन। तो जनरल गाइडलाइन के बारे में आप क्या बताएंगे, दीज आर गाइडलाइंस विच आर फॉलोड बाय मैनेजर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, है ना, जनरल गाइडलाइंस फॉलोड बाय मैनेजर्स
in certain situation, but they do not provide immediate and ready-made solution. हम अलग अलग सिचुएशन में प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजर उनको यूज करते हैं, बट उन प्रिंसिपल से उन्हें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता अपनी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजनेस सिचुएशन जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, उनका नेचर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इससे हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, बट हम उन प्रिंसिपल का यूज करके एक गाइडलाइन मैनेजर फॉलो करके उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन एक्सपेरिमेंट, रूटीन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर क्या करता है, रूटीन देखता रहता है क्या चल रहा है, और इससे क्या होता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और इसी एक्सपीरियंस के आधार पे वो क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। दे आर नॉट फॉर्म्ड इन ए लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में नहीं बन रहे हैं, बट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड सिचुएशन। ये कैसे बनाए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करके बनाए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए जा रहे हैं। लेबोरेटरी में यानी कि केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि केमिस्ट्री में कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है तो कैसे है, तो उसके लिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड एंड अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स में। दे कैन बी मॉडिफाइड, प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजर, एज पर द नीड ऑफ द मैनेजर। मैनेजर की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स को हम कैसे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। यस, हम इसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मेनली बिहेवियरल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट से हम अच्छे से समझ सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे बिगेस्ट एसेट जो उसकी है मशीन नहीं है, मशीन को चलाने वाला यानी कि ह्यूमन बीइंग है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज विदाउट एनी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो इसलिए इसको मेनली बिहेवियरल बोला गया है कि बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। तो प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे हम प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे हम इंश्योर हो जाएंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका काम जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। सबको अपना अपना काम बांट देंगे तो वो वही काम करेगा ना, जो प्रोडक्शन वाला है प्रोडक्शन वाला काम करेगा, सेल्स वाला सेल्स का काम करेगा, तो डुप्लीकेशन होने के चांस ही नहीं है, और सब मिक्स होंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो प्रिंसिपल फॉलो करके हम सबको पहले सेपरेट कर लेते हैं। जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट भी और अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब हुआ, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट होमोजीनियस। रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती है वो एक जैसी तो होती नहीं है, होमोजीनियस तो है नहीं। हैंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल असिस्ट मैनेजर टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड मूव फर्दर अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से जैसे कि उसे पता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या उनका बिहेवियर होगा, तो उसके आधार पे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल है ना डिवीजन ऑफ वर्क, तो वर्क इज डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटी विच विल लीड टू द स्पेशलाइजेशन। अब एक बंदा है जो लगातार एक ही काम करता रहेगा, बार बार वही काम करेगा, रिपीट एंड रिपीट, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी और उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। सो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ द कॉज एंड इफ़िशियंसी इन इट्स वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क किया और आपने
कैसा रिजल्ट पाया, उसका एफिशिएंसी, इसलिए इसको बोला कॉज एंड इफेक्ट। कॉज आपने क्या लगाया, प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल लगाया, डिवीजन ऑफ वर्क, और उसका रिजल्ट क्या आया, इफेक्ट क्या आया, उसका इफेक्ट आया एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन। वर्कर की स्पेशलाइजेशन लीड हो गई और साथ के साथ एफिशिएंसी भी बढ़ गई। लास्ट पॉइंट है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है केयरफुल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट और स्टैटिक इन नेचर, ये एब्सोल्यूट नहीं है, स्टैटिक नहीं है इन नेचर में। देयर यूज इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड होते हैं, किस चीज़ के ऊपर होते हैं ये प्रिंसिपल, डिपेंड सिचुएशन के ऊपर, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है रिम्यूनरेशन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयर एंड जस्ट वेजेस शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हमें कैसा वेजेस देना चाहिए, बिल्कुल हमें उनको फेयर रिटर्न देना चाहिए, है ना, फेयर कैपिटल। तो सच अ पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय, प्रिवेलिंग वेज रेट एटसेट्रा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये कैन नॉट बी अप्लाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज नीडेड। ये वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, डिवीजन ऑफ वर्क वहाँ पे काम नहीं कर सकता जहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि प्रति व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन इज नीडेड एज इन केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। कोई आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है तो उस केस में क्या चाहिए, इंडिविजुअली वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक कंटिंजेंट यानी कि डिपेंड नहीं हो रहे हैं। ओके, और दूसरे तरीके से बता सकता हूँ कि इट मीन्स दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। कंटिंजेंट का मतलब है सिचुएशन के आधार पे इनको हमें शामिल किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मैनेजर, यानी कि फ्लेक्सिबल में जैसे मैंने बताया था वैसे ही इसमें भी आपको पॉइंट लिखना है कि इनको हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स हम चेंज कर सकते हैं। मैनेजर इनको अपने अकॉर्डिंग टू नीड्स चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट। ऑलराइट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके आगे की बात करते हैं हम।